खुश आमदेद कहते हैं आपको इस बजट नशरियात में एक बार फिर। खाका नजीब साहब माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं ये बताएं, अभी हम जो बात कर रहे थे उसी से मैं कंटिन्यू करूं। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है जनाब हमें जाहिर पैसे नहीं है, फिस्कल स्पेस नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इसलिए ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, नाज़रीन में सुने और आप भी देखिएगा, काबीना के जारी अखराजात में इजाफा हुआ है, ठीक है, हर जाहिर है हर चीज की कॉस्ट बढ़ी है तो इजाफा भी नागुज़ीर है। अगर से मैं तो समझता हूं कि इन हालात में ऑप्टिक्स के लिए इसे वो इजाफा नहीं करना चाहिए, ऑप्टिक्स की वजह से ही कम से कम, लेकिन बहरहाल वो इजाफा ना सिर्फ हुआ है बल्कि दुगना इजाफा हुआ है। तो मामला है कि तनख्वाहों और मराहत के लिए काबीना का जो बजट है वो 35 करोड़ 18 लाख था, 35 करोड़ 18 लाख था, अब 68 करोड़ 87 लाख करने की तजवीज हो गई है। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें और मराहत 27 करोड़ थी राउंड फिगर, अब 50 करोड़ की तजवीज हो गई है। वजीर आजम के मुशीरों की तनख्वाहों और मराहत के लिए बजट 3 करोड़ 61 लाख रुपए था, अब 6 करोड़ 31 लाख रुपए हो गया है। वजीर आजम के मुआविनीन खुसूसी के लिए तनख्वाह और मराहत की मद में बजट 3 करोड़ 70 लाख था, अब 11 करोड़ 34 लाख हो गया है। एक तो आप अगर हमें पूरा नंबर दे सकेंगे तो मैंने चुनिंदा बताया कि टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस पूरे माली साल में कितना रहा, जो माली साल खत्म होने वाला है, और अगले माली साल में कितना रहेगा, पहले बताइएगा। और दूसरा यही भी हम बात कर रहे थे कि इसका जो फिस्कल इंपैक्ट होगा वो तो एक अपनी जगह, लेकिन ऑप्टिक्स के एतबार से भी इन चीजों में गवर्नमेंट को नजरसानी नहीं करनी चाहिए कि भाई आप फिर आपकी मॉरल अथॉरिटी इरोड हो जाती है जब आप अपने लिए इतने इजाफे करो, फिर आवाम को कह रहे हो कि देखिए ना पैसे नहीं है, क्या कर सकते हैं। दामी साहब ये बात आपकी ठीक है। मैं जब रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट को देखता हूँ तो वो इस साल जब खत्म होने जा रहा है वो 839 अरब रुपया है, अगले साल में उसको 971 अरब यानी कि तकरीबन 16% बढ़ा है। अगर इन्फ्लेशन मुल्क में 5% है तो ये फिगर ज्यादा है, इस फिगर को और डाइसेक्ट किया जा सकता है, बट पे इंक्रीजेस चूंकि 188% अनाउंस हुई थी तो आपने उसको भी डिस्क्राइब कर दिया। बट ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस पे जब बजट फाइनलाइज हो तो एक आई थिंक नजरसानी जरूर की जा सकती है कि ऑप्टिक्स के लिए ही सही ये 17% का जो बढ़ना है, पिछले साल जो जारी खराजात थे वो 21% बढ़े थे। मैंने तब भी कहा था कि जारी खराजात पे जितना काबू पाएंगे, और अगर आप इस बजट को देखें तो जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक रीजनेबल बजट है, बट ये कॉशियसली डन बजट है। इसमें मेजर्स हैं बट उतनी डेप्थ के नहीं है जितने शायद होने चाहिए थे। जैसे अब 32 लाख तक की इनकम आपकी तो नहीं होगी, वो ज्यादा होगी, पर जो 32 लाख तक की इनकम वाले हैं उनको एक रिलीफ मिला है। जो 6 लाख कमाने वाला है साल का, 6 लाख से ऊपर 12 लाख तक का जो टैक्स है वो आधा हो गया है, सो वहां पे कुछ रिलीफ मिला है। जो सुपर टैक्स वाला है, जैसे आप हाई इनकम अर्नर्स में से अगर आते हैं तो आपका जो 10% था वो 9% रह गया, तो सुपर टैक्स या सरचार्ज में 1% बेहतरी हुई है। इसी तरह जो ऑन दी कॉर्पोरेट साइड है वहां भी 1%, जो 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए का स्लैब है उसमें आपको 1% की बेहतरी दिखाई देगी। रियल एस्टेट को अब कई लोग इससे बहुत खुश होंगे, आई एम नॉट अ फैन, बट रियल एस्टेट को विद होल्डिंग टैक्स में भी रिलीफ मिली है। FED लास्ट ईयर लगी थी, मैंने तब भी कहा था कि गलत लग गई है, इट हैज टेकन अस 1 ईयर, बट 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स जहां 4% था वो 2.5% हो गया है, जहां 3% था वहां 1.5% हो गया, और सबसे बढ़ के इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए जो स्टैंप पेपर ड्यूटी थी वो 4% थी, वो 1% हो गई है। आई एम श्योर कि कराची में भी इसको फॉलो थ्रू करेंगे, पंजाब वाले भी इसको फॉलो थ्रू करेंगे। ट्रांजैक्शनल टैक्सेस से निकल गए हैं रियल एस्टेट में, दैट्स अ गुड स्टोरी फॉर रियल एस्टेट, सो दैट अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, अभी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है इन चीजें, हम उसकी बात कर लें। अब ऑन दी अदर साइड कुछ टैक्सेस कमाने भी हैं, ये भी याद रखिए कि कमाई तो करनी है ना। क्यों कमाई करनी? कमाई इसलिए करनी है बदामी साहब कि आप इस साल 12,000 अरब के करीब अपना बजट जो है उसका हुजम खत्म करेंगे FPR, अगले साल 14,130 अरब यानी कि 2,030 अरब पूरे 25 करोड़ अवाम ने नया टैक्स देना है। तो उसका असर जो है वो ये है कि उसमें आपको 500 से 800 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो आने हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि लोगों को, जहां आपने वो साइड बताइए। जो फाटा पाटा में GST की एग्जेम्पशन है वो अगले साल से जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये एक बेदीना मुतालबा था कि वहां पे GST नहीं है, बाकी मुल्क में है। जो ई-कॉमर्स है उसके विदहोल्डिंग टैक्सेस में तब्दीली है। जो ई-कॉमर्स है उस पर कोई GST नहीं था, अब 18% जो है, जो ताकि उनको दुकानदारों के साथ लाया जा सके, वो दिखाई देगा आपको। पेंशन अगर आपकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको 5% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं
तो आपको 0.6% की बजाय 1% देना पड़ेगा अगर आप कैश विड्रॉल में जाते हैं। ये वो चीज़ा चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगी इन टर्म्स ऑफ न्यू टैक्सेशन। बट अगस्त 1 से जब आपका सैलरी का बिल आएगा, उसमें खातिर खा तो नहीं बल्कि एक जिसे कहेंगे ऑन अ स्मॉलर अमाउंट जरूर बेहतरी जो है वो दिखाई देगी। जो टैक्स मेजर्स आपने बताए, फिर शोएब भाई अगला सवाल करेंगे कि उसमें चूंकि अगेन जाहिर है जिस सेक्टर को लगेगा उस सेक्टर के नुमाइंदे आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कहेंगे यह जुल्म हो गया हमारे साथ। ठीक, आप लेकिन एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के ऐसे से बताइए कि जो टैक्स मेजर्स आपने बताए जस्टिफाइड है या कोई एक दो इसमें ऐसे हैं कि आप कहेंगे ये इस शोबे को इतना टैक्स नहीं करना चाहिए था? यार देखें, अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं और 15% हम आपसे फुल एंड फाइनल चार्ज लेते थे, उसको 20% कर दिया गया है। ठीक, इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि इसके कोई रेट्स फिक्स कर दें। जो 10 लाख तक कमा रहा है या 12 लाख तक कमा रहा है सालाना की बुनियाद पर, उसको 15 पे ही छोड़ दें। जो करोड़ रुपया कमा रहा है उसको ले जाएं बेशक हायर में, या 50 लाख उसकी कोई स्लैब्स बना देनी चाहिए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि एक मुल्क है जिसकी ऑलरेडी सेविंग्स बहुत कम है, और अगर सेविंग्स को बढ़ाना हो और ऑलरेडी मार्कअप रेट भी नीचे आ गया है। पहले बतामी भाई आप 22% पे इन्वेस्ट कर रहे थे बैंक में, आज आप 11% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने उधर भी हिट लिया है। और चूंकि इन्फ्लेशन भी हुई है तो इसकी कोई स्लैब्स बना लें। और इसमें फिर उन्होंने एक डिस्टॉर्शन कायम कर दिया है कि बैंक में रखने पे तो ये है, पर अगर आप सेविंग स्कीम्स में रखेंगे तो वो 15% ही रहेगा। आई थिंक ये डिस्टॉर्शन भी नहीं कायम करनी चाहिए, बैंकों को एट पार रखना चाहिए सेविंग स्कीम्स के साथ। So, इस बारे में मेरा सवाल ये है कि जब हम IMF से जब पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम लेता है या कोई टॉक्स करता है या आर्टिकल 4 टॉक्स करता है, तो उसके बाद हमें एक ब्रीफिंग दी जाती है। उसमें हम IMF से ये कहते हैं कि जी आप इधर जो है एक्सपेंडिचर कम करने की बात कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान में वीगोस के जो है ना वो पूरे जो है फ्लीट हैं, तो वहाँ एक्सपेंडिचर कम हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर आप जो है वो फोकस नहीं करते। तो वो कहते हैं जी हम प्राइमरी बैलेंस के ऊपर हमारी नज़र होती है। तो जब आपकी बातचीत हो रही होती है तो उस वक्त उनको ये पॉइंट नज़र नहीं आता कि जो सिंबॉलिक किस्म के एक्सपेंडिचर हैं, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि 25% जो है सेनेट में के बजट में इजाफा हो रहा है, कौमी असम्बली के बजट में 28% इजाफा हो रहा है, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा इन्फ्लेशन से हो रहा है। तो जब हम और आप जैसे एक्सपर्ट IMF से मिल रहे होते हैं तो वहाँ ये बात रियलाइज़ कराई जा सकती है क्या? देखिए, जरूर कराई जा सकती है, बट चूंकि IMF एक शोएब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की सतह पर जो पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज हैं उनको छेड़ना नहीं चाहते। इसलिए ये कहना कि किसी पर्टिकुलर की सैलरी में बहुत बड़ी तब्दीली आई या एक्सपेंस में तब्दीली आई, इसलिए वो उस तरफ नहीं जाते। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इसको नहीं छेड़ते। कुछ चीजें जो बजट में बदामी साहब और शोएब साहब बहुत अच्छी हुई हैं, और ये हम भी कह रहे थे आने वाले सालों में जो टैरिफ रिजीम थी ना इंपोर्ट की, वो हमने इस तरह रखी हुई थी कि गाड़ियों को भी, मोबाइल बनाने वालों को भी, रॉ मटेरियल जो आता था बाहर से, उनको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ था एक तरह से। RDs और ACDs 2008 से पहले मुल्क में कोई रेगुलेटरी ड्यूटीज, कोई एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज नहीं होती थी, सिर्फ कस्टम्स के स्लैब्स होते थे। आज से 5 साल बाद जब मैं आपको बात करूंगा तो एक ये तय हुआ है कि अगले 5 साल में इनको 0 आउट कर देंगे। दैट्स अ गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये 200 अरब का नुकसान देगा, बट जो एक्सपोर्ट पिकअप होगी, जो इससे इंडस्ट्री में कंपेटिटिवनेस आएगी, यानी कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री इनवर्ड लुकिंग हो गई है। मतलब क्या है, गाड़ियां 1 लाख बिकती है ना पाकिस्तान में, हम कहते हैं 40% देखें जी गाड़ियां बिक गई, ये कुछ भी नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि गाड़ियां 5 लाख बिकें, 4 लाख पाकिस्तान से बाहर बिकें, ताकि 1 लाख जो पाकिस्तान में बिकती हैं उनकी कीमत कम आए, बिकॉज आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आए। ये तभी मुमकिन है कि इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन जो दी हुई है, मैं एक मिसाल इस इंडस्ट्री की दे रहा हूं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह है, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक्शन को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा कदम है और बहुत लोग समझ नहीं पा रहे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंपेटिटिव बनाने के लिए, और जहां फंड को हम बुरा कह सकते हैं, फंड हैज बीन सेइंग दिस, वी हैव बीन सेइंग दिस। और जो एक बहुत अच्छी बात आपको दूसरी बताऊं, जो मैक्सिमम रेट है रेगुलेटरी ड्यूटी का, अब ये बात हुई नहीं है। आई थिंक कि थोड़ी सी जो बजट स्पीच थी उसमें बहुत वक्त गुजार दिया गया कि एग्रीकल्चर क्या सीड एक्ट आएगा, ये आएगा। असल बताना चाहिए था रेगुलेटरी ड्यूटी का जो मैक्सिमम रेट है वो 90% से घटा के 50% किया जा रहा है। दैट्स अ बिग थिंग।